अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं सच डिजिटल। सबसे पहले हम बात करेंगे तूफान अल-अक़सा को 1 साल हो गया है। इस 1 साल में इसराइल ने क्या खोया, क्या पाया, फ़लस्तीनियों ने क्या खोया, क्या पाया, उस पर भी बात करेंगे। जबकि साथ साथ ये भी बात करेंगे कि इस वक्त इसराइल के अंदर क्या हो रहा है, कितने खुदकुश अंदर दाखिल हो चुके हैं, जबकि ईरान पर हमला जो है उसकी क्या तैयारी डिले हो रही है, उस पर भी बात करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आप सच डिजिटल के साथ जुड़े। सबसे पहले बात करते हैं, इस वक्त जो हमारे पास खबरें आई वो आपके सामने रखते हैं। इसराइली जासूस का सुराग लगाया गया है। बहुत सारे जासूस, आपको पता है कि मिडल ईस्ट में, ईरान में, आपको इराक में, आपको लेबनान में बहुत सारे ऐसे मोसाद के एजेंट्स मिलेंगे जो किराए पर दस्तयाब होते हैं और वो अपने मुल्क के और अपने मुल्क की चीज़ें जो हैं आगे तरफ भेजने की कोशिश करते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि 4 जो जासूस गिरफ्तार हुए हैं, अब उनमें से ये 6 थे, 6 जासूस थे। 4 पहले गिरफ्तार हुए थे जिसके बारे में मैंने पहले ही बताया था। 2 और गिरफ्तार हुए हैं और इसके बारे में अवामी मुतालबा यह आ रहा है कि भाई साहब इनको उल्टा लटका दो, यानी सरेआम इनको फांसी दी जाए। और अब इनकी फांसी जो है अनकरीब कल या परसों इनको फांसी दी जाएगी, जो जासूसी कर रहे थे इसराइल के लिए। इसी तरह आपको बताते चलें कि इसराइली फ़ौज हज़ारों फ़ौजियों और सैकड़ों टैंकों और हेलीकॉप्टरों की मदद से जो है इन दिनों में आपको पता है कि कंट्रोल लाइन यानी लेबनान की कंट्रोल लाइन में दाखिल होने की कोशिश कर रही थी। कल रात इनको दोबारा पसपा किया गया है और कुछ हमारे पास जो खबरें आई हैं, मेरी कोशिश होगी कि वो खबरें जैसे तस्दीक शुदा हों तब जाके मैं आपको दूं। उन खबरों के मुताबिक इसराइल को बहुत बड़ा लॉस हो चुका है और ज़ाहिर बात मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि ज़मीनी जंग अगर होगी तो ज़मीनी जंग जो है हिजबुल्लाह से नहीं जीती जा सकती। उसकी वजूहात ये है कि ये इंतहाई सख्त जान है। मुख्तलिफ पहाड़ियों के बारे में पता है, ज़मीनी जंग लड़ते हैं, फ़िज़ाई हमलों, इसराइल के पास एक ही ऑप्शन है और वो है फ़िज़ाई। इस सारी जंग को अगर आप देखें, यानी थोड़ा सा इसमें बात करते हैं। 1 साल गुजर गया। एक तरफ आपको याद होगा जब तूफान अल-अक़सा हुआ तो सबने पहले कहा कि भाई साहब ये तो हमास ने अपने ऊपर कुल्हाड़ी मार ली है। मेरा उस वक्त भी मौक़िफ़ यही था कि जनाब जब आप हर रोज़ पुलिस सुरात से गुजरते हैं, पुलिस सुरात से गुजरते हुए आप हर दिन मुश्किलात देखते हैं, आपकी बहन बेटियों को उठा लिया जाता है, इज्तिमाई ज़्यादती होती है, लोगों को कत्ल किया जाता है, तो हर दिन इस मरने से बेहतर है कि आप कहते हैं भाई सब एक बार मरने को ही तरजीह दे देते हैं। तो तूफान अल-अक़सा जब हुआ तो इसराइल के दावे ये थे कि हम गज़ा को तबाह कर देंगे, मिटा देंगे, सब कुछ ख़त्म कर देंगे। लेकिन वो सब होने के बावजूद मेरा सवाल ये है, जवाब आपने देना है, सवाल ये है कि क्या तूफान अल-अक़सा में मज़ाहमती तहरीकें ख़त्म हुई? मैंने ये बात की थी कि बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आप घर में एक मासूम को मारेंगे, 2 उसका भाई है, बेटा है, भांजा है, जब वो इस दुख को देखेगा कि मेरे घर में किसी मासूम को इसराइलियों ने मार दिया तो वो भी रेजिस्टेंस की तरफ आएगा। और अभी अगर आप देखें तो मुख्तलिफ ब्रिगेड्स बने हुए हैं और वो गज़ा में अपने ऑपरेशन को जो है वो जारी रखे हुए हैं। एक और ख़बर भी आपको दे देते हैं, लेकिन पहले इस पर नज़र डुलाते हैं। जो मैंने कुछ टिकर्स यानी मैंने कुछ जो अपना मेरे काम था। एक तो हम आपको ये बताते हैं कि इस पूरे साल में गज़ा के लोगों ने सफ़ेद झंडा इसराइल के सामने नहीं लहराया। दूसरी बात आपने ये देखी होगी कि किसी शख्स ने हिजबुल्लाह के यानी हमास के खिलाफ कोई एहतजाज नहीं किया। यानी वो हमास को लोग तो मगरबी मीडिया उसको ये करार दे रहा था कि हमास की वजह से गज़ा के लोग की ज़िंदगी अजीरन हो गई, लेकिन गज़ा के लोग अपने हमास के साथ बिल्कुल उसी तरह खड़े रहे, दुख भी बर्दाश्त करते रहे, भूख भी बर्दाश्त करते रहे, अद्वियात की भी कमी थी, सारी सिचुएशन होने के बावजूद वो खड़े रहे। इसी तरह मुझे एक बात बताएं कि इस सारे साल में इसराइल को जो नुकसान हुआ, आयरन डोम सिस्टम तबाह हुआ, आयरन डोम सिस्टम बढ़ गया, कोई उसका फ़ायदा ना हुआ, एक्सपोज हुई उसकी टेक्नोलॉजी, उसके इंटेलिजेंस के हवाले से सवालात पूरी दुनिया में उठे, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ लोगों ने हाइप क्रिएट किए होते कि उसकी इंटेलिजेंस, उसके पास पता नहीं क्या क्या है। इस सारी सूरत हाल में आपको ये बताते चलो कि इलाद की बंदरगाह जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से वो बिल्कुल वीरान सुनसान है। वहाँ पे 55 तकरीबन जो एक्सपोर्ट होती थी वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों रुक गई है। हीफा की बंदरगाह मुसलसल ख़तरात से दो चार है। उनकी इसराइल की अगर मुआशी सूरत हाल की बात की जाए तो वहाँ पे सियाहत बंद हो चुकी है। इसी तरह वहाँ पर दीगर बिजनेस जो है वो चौपट पड़ चुका है। फ़ौज की मैं बात करूँ तकरीबन इस वक्त 10 से 15 हज़ार फ़ौजी उनके हलाक हो चुके हैं, कई हज़ार ज़ख्मी हैं, 1 लाख के करीब जहनी तवाज़न अपना खो चुके हैं। तो ये वो आदाद शुमार है और जिसके बारे में कहा था इसराइल ने कि हम तो एक दिन में क्रश कर देंगे, लेकिन
بدلے میں کیا ہوا؟ 1 سال اور 1 دن ہو چکا ہے، اس کے باوجود مزاحمت اسی طرح تگڑی ہے، مزاحمت اسی طرح کام کر رہی ہے۔ اب آتے ہیں ایران کی طرف، آپ کو لے کے آتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ غزہ میں قربانیاں دی، 41 ہزار لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے، سب سے زیادہ اس میں بچے شامل تھے، سب سے زیادہ اس میں خواتین شامل تھی، 1 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے، لاپتہ ہوئے، نہیں معلوم کہاں ہے، زخمیوں کی تعداد بہت ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود ہار کسی نے نہیں مانی، ہار کسی نے نہیں مانی ہے، اور وہ ہار جو ہے لیکن اسرائیل کو اس کا بڑا نقصان بھی ہوا ہے۔ اسرائیل کے اندر بہت زیادہ کمانڈرز کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ کل رات کو تقریباً 2 کمانڈرز کو مارا گیا ہے، حزب اللہ نے ان کو مار دیا ہے۔ اسی طرح ایک اور خبر جو اس وقت گردش کری، اور یہ کنفرم خبر ہے کہ اسرائیل کے تل ایبب کے اندر جو مجاہدین اندر گئے ہیں، انہوں نے تقریباً 10 فوجیوں پر فائرنگ کی ہے، جس کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ ایک فوجی جو ہے اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ یہ دوسرا واقعہ ہے جو تل ایبب میں ہو رہا ہے۔ دوسرے جانب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایران کے حملے کے بارے میں 48 گھنٹے ختم ہو گئے۔ میں نے آپ کو 48 گھنٹے کا ٹائم دیا تھا، اسرائیل نے 48 گھنٹے کا ٹائم دیا، واشنگٹن نے 48 گھنٹے کا ٹائم دیا تھا۔ 48 گھنٹے ختم ہو گئے لیکن ابھی تک ایران پر حملہ نہیں ہوا۔ میرے پاس جو انٹیلیجنس رپورٹ ہے اس کے مطابق مختلف ذرائع یہ ہیں کہ اگر ہم اس وقت حملہ کرتے ہیں تو بڑا نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ ایران کی جانب سے تھوڑی بہت خبریں سامنے آئیں کہ ایران کے پاس ایٹم بم ہے۔ حالانکہ سپریم لیڈر نے یہ بات کی ہے کہ ہاں اگر برا وقت آئے گا تو پھر ہم سوچیں گے، لیکن ایٹم بم کی طرف ہم نہیں جائیں گے۔ اب یہاں پہ آپ بات کریں تو سپریم لیڈر نے اس چیز کو ٹویسٹ کیا ہے، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایران کے پاس ایٹم بم ہے۔ اس وجہ سے اب وہ دوبارہ اس کو اس لیے منظر عام پر یا اس کے حوالے سے اس لیے خبریں تھوڑی بہت چھوڑی گئیں تاکہ اسرائیل جو کہہ رہا ہے کہ میں 48 گھنٹے میں حملہ کروں گا، اب 48 گھنٹے سے زیادہ وقت گزر چکا ہے، ایران پر ابھی تک حملہ نہیں ہوا۔ اگر ہوئے گا تو اس کے بارے میں بتاؤں کہ ایران کے پاس بڑے طاقتور قسم کے بیلسٹک ہائپرسونک میزائل ہیں جو بڑا نقصان دے سکتے ہیں، اور ان کے وزیر داخلہ یہ بات کر چکے ہیں کہ اگر اسرائیل کی جانب سے حملہ ہوگا تو ری ایکشن ہمارا اس سے ڈبل ہوگا۔ ناظرین، ہمیں امید ہے آپ کو یہ ویلاگ پسند آئے گا۔ اپنا اور اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔